गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 11th चैप्टर कर रहे थे। 11th चैप्टर में आपके पास 3-4 आपके टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आपके डिमांड वाले चैप्टर की तरह हैं। जैसे आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, वैसे ही आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जैसे आपके प्राइस में चेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई में भी चेंज होते हैं। तो वही है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के स्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। मतलब जिस परसेंटेज से आपके प्राइस में चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी में भी चेंज होगा। अगर आपके प्राइसेस डाउन जा रहे हैं तो आपकी सप्लाई क्वांटिटी की भी डाउन जाएगी। अगर आपके प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी की सप्लाई भी कैसी जाएगी, हाई जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें इसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड, जिसको हिंदी में प्रतिशत विधि भी कहते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा ज्यामितीय मेथड, ज्यामितीय विधि, इंग्लिश में जिसको ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट मेथड की तरफ चल रहे हैं, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वही डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना हमारा परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्राइस में भी चेंज होगा। अगर हम इसको देखें तो प्राइसेस चेंज इन क्वांटिटी कितना, मतलब डेल क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100 अपॉन में डेल पी अपॉन में पी इंटू 100। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, क्या आया? डेल क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में डेल पी अपॉन में पी। तो ये ऊपर के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल क्यू इंटू पी अपॉन में डेल पी इंटू क्यू। तो ये हमारे पास क्या बनी? इसकी डेरिवेशन बनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताती हूँ। अगर हमारे पास एक प्रोड्यूसर प्राइस क्वेश्चन है, एक आइटम का प्राइस हमारे पास है 10 रुपीज़, तो वो कितनी सप्लाई करता है? क्वांटिटी की 400 यूनिट की सप्लाई करता है। ठीक है, अब इसका जो प्राइस है ना वो घटकर कितना हो गया है? 5 रुपये हो गया है। तो उसकी सप्लाई कितनी हो गई है? Q1 कितनी हो गई है? 200 हो गई है। ठीक है, तो ये जो आपका पहले बता रखा होगा वो होगा आपका P, और जो आपका बाद में बता रखा होगा वो होगा आपका P1। मतलब वो पहले वाला प्राइस होगा आपका बेस प्राइस और ये होगा आपका नया वाला प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको करो फॉर्मूले में पुट। कैसे फॉर्मूले में पुट होएगा ये? वही डेल क्यू अपॉन में डेल पी। डेल क्यू कितना डिफरेंस है? 400 माइनस 200, मतलब डेल क्यू अपॉन में डेल पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो ये 200 इंटू सिंपल पी कितना है आपके पास? 10 है अपॉन में, उसके बाद डेल पी कितना है? 5 रुपये का डिफरेंस है तो 5। सिंपल क्यू कितना है आपके पास? 400 है तो 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200 1 जा 200, 200 2 जा 400, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया? 1। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है? हमारे पास यूनिटरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, कौन सी वाली इलास्टिसिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है? यूनिटरी इलास्टिसिटी, मतलब इज इक्वल टू 1 के इक्वल एग्जिस्ट कर रही है। आया समझ में? ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक मेथड आपको करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मेथड आपको नहीं करना।
इसके अब आपको क्या करना है, सिर्फ फैक्टर्स करना है और इसकी इम्पोर्टेंस करके इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। तो इसकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, वो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे सप्लाई की इलास्टिसिटी को कौन कौन से अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ इनपुट्स, मतलब आगतों की प्रकृति। आगत क्या होती है, इनपुट्स क्या होती हैं, जो हम कोई भी सामान बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या होना हो, हम क्या लेकर आते हैं, अपने बाहर से कोई भी इनपुट्स लेकर आते हैं, कोई भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर आते हैं। अगर हमें ज़्यादा होगी उनकी ज़रूरत, ज़्यादा स्पेशल इनपुट्स की ज़रूरत होगी, तो वो वस्तुएं हमारी कैसी होंगी, बेलोचदार होंगी, इन इलास्टिक होगी, वो नहीं बढ़ सकेंगी। अगर हमारे पास नॉर्मली वस्तुएं होंगी तो वो क्या होगी, उनकी सप्लाई जो होगी वो इलास्टिक होगी, वो हम कितने भी बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी चाहिए। लेकिन स्पेशल इनपुट्स होंगी तो उनकी सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। नेचुरल कंस्टेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बाधाएं। अब वो प्राकृतिक बाधाएं यहाँ पे किस प्रकार से वो करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी प्राकृतिक बाधाएं हैं ना, वो हमारे किसी भी चीज़ की पूर्ति पर क्या लगा देती है, रोक लगा देती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारा किस चीज़ का काम है, हमारा कारपेंटर का काम है, तो हमने वुड खरीदा है, लकड़ी खरीदी है बहुत सारी, और वो लकड़ी खरीद के हम अपने यहाँ लेकर आना चाहते हैं। तो क्या हुआ, बीच में इतनी ज़्यादा बारिश आ गई जिसकी वजह से हम लकड़ी को वहाँ से पेड़ पे से काट के लाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा उसको सूखने में फिर ऐसे, तो इसलिए उसकी सप्लाई क्या होगी, कम लोचदार होगी, लेस इलास्टिक होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेचुरल कंस्टेंट्स की वजह से हमारे जो गुड्स की सप्लाई कैसी होगी, लेस इलास्टिक होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क टेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, रिस्क टेकिंग। जोखिम सहन करना, जोखिम सहन करना। इसका मतलब क्या है कि कई बार हमारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब वो पूरा रिस्क ले लेते हैं, मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वो पूर्ति इलास्टिक हो जाती है, तो वो कितना भी लेकर आने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो अपनी सप्लाई की लिमिट, अपने इनपुट्स की सप्लाई की लिमिट एक लिमिट तक ही रखते हैं कि नहीं, हम इससे आगे अपने इनपुट्स को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि अगर हमें नुकसान हो जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। अगला आता है हमारे पास नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, अब नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई भी वस्तु ऐसी है जो लंबे समय तक टिक सकती है, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी प्रोड्यूसर उसे कैसी मात्रा में लेकर आना चाहेगा, उसे इलास्टिसिटी में, मतलब उसकी पूर्ति में कोई कमी नहीं होगी, उसकी बेलोचदार लाना चाहेगा, लोचदार पूर्ति लाना होगी उसकी। और अगर किसी का ऐसा नेचर है कि वो जल्दी खराब हो जाएगी, तो वो क्या होगी, उसकी पूर्ति बेलोचदार होगी, एक लिमिटेड ही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। पांचवा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत। अगर हमारे किसी भी इनपुट्स को लाने के लिए या फिर इनपुट्स के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहे हैं, तो उन इनपुट्स की क्या होगी, लिमिटेड सप्लाई होगी। और अगर जिनमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इन इलास्टिक की जगह क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी सप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जटिल होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत कम लोचदार लाते हैं, मतलब बहुत कम उसमें यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की टेक्निक्स को। जहाँ हमें ये लगता है कि नहीं, यहाँ ज़रूरत होगी या फिर यहाँ उसके बिना काम नहीं चला सकते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं, नहीं तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इसका ख़त्म हो गया है और अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन, एक न्यूमेरिकल तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा,
बाकी न्यूमेरिकल्स आप एक बार ट्राई करके देख लेना, जिस भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम हो वो मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक मेथड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो मुझसे जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो पर्सनली पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।